नमस्कार, मैं हूं विकास टेकरे और स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राजेंद्र प्रथम और उनके बाद के प्रमुख चोल शासकों के बारे में, और ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो अरुमोली-वर्मन राजराज प्रथम शासक की जो साम्राज्यवादी नीति प्रारंभ होती है वह किस तरह से आगे बढ़ती है। हम ये जान चुके हैं कि विजयालय चोल, जो कि चोल वंश के द्वितीय संस्थापक माने जाते हैं, वे किस तरह से पल्लवों से अपनी सामंती स्थिति को सुदृढ़ करते हैं और राजा की तरफ बनने की तरफ बढ़ते हैं, और उनके उत्तराधिकारी फिर राजा बनते हैं। और फिर बाद में आने वाले शासक राजराज प्रथम या अरुवोली बर्मन से जो साम्राज्यवाद की नीति प्रारंभ होती है वह यहाँ तक चलती है, और राजेंद्र प्रथम के बाद से यह नीति चरम स्तर तक पहुँचती है। तो आइए जानते हैं राजेंद्र प्रथम और उनके बाद के प्रमुख शासकों के बारे में। राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044 ईस्वी तक के राजा बनते हैं, और चोल साम्राज्यवादी नीति इनके समय पर जारी रहती है। इनकी कुछ उपाधियों की बात करें तो पंडित चोल, उत्तम चोल, वीर राजेंद्र चोल, मुंडीकोण चोल, गंगईकोण चोल, कदार कोण चोल, और इस तरह की बहुत सारी उपाधियां ये लेते हैं। इन्होंने पांड्य, चेर, कल्याणी के चालुक्य व श्रीलंका के शासकों को हराया था। पांड्य और चेर राज्य को जीतकर अपने पुत्र राजाधिराज, जो कि अगले शासक भी बनते हैं, उन्हें पांड्य क्षेत्र का महाबलेश्वर यानी कि राज्यपाल बनाता है, और उन्हें यानी कि राजाधिराज को चोल पांड्य की उपाधि देते चोल पांड्य की उपाधि देते हैं। अब देखिए, इन्होंने 1016 एवं 1033 ईस्वी में 2 दूत मंडल चीन भेजे थे। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका के शासक महेंद्र चतुर्थ को पराजित कर कैद किया तथा संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। 12 वर्ष कैद के पश्चात महेंद्र चतुर्थ की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है कैद में ही, और इससे श्रीलंका और चोल साम्राज्य के रिश्ते और भी ज़्यादा यहाँ पर खराब हो जाते हैं। अब राजेंद्र प्रथम ने 1022 ईस्वी में उत्कल यानी कि उड़ीसा एवं बंगाल का अभियान कर अपने पुत्र विक्रम चोल के नेतृत्व में यह अभियान भेजते हैं, और इसमें अभियान सफल भी होते हैं, और उड़ीसा का गंग शासक मधुकानव तथा बंगाल का पाल शासक महिपाल पराजित होते हैं। और इस विजय के पश्चात राजेंद्र चोल ने गंगईकोण चोल की उपाधि ली थी। गंगईकोण चोल का मतलब है कि गंगा क्षेत्र का विजेता वह बन जाता है। हालांकि वह गंगा क्षेत्र से मतलब है कि वह उत्तर प्रदेश क्षेत्र नहीं जीत रहा है, वह थोड़ा सा पंजाब जो बंगाल क्षेत्र है वहाँ तक वह थोड़ा सा क्षेत्र जीतता है। और कहते हैं कि गंगा नदी का पानी वह लाता है, और यहाँ पर गंगईकोण चोलपुरम उसकी जो राजधानी है वहाँ पर एक मंदिर बनवाता है, और वहाँ पर उसका अभिषेक करवाता है गंगा नदी के पानी से, ऐसा कहा जाता है। अपने राज्य में चोल गंगम नामक झील बनवाता है, और ये चोल गंगम नामक जो झील है यहाँ पर क्या करता है, इसके पीछे की कथा मानी जाती है, मतलब ऐसा माना जाता है कि जब उसका बेटा उत्तम चोल जीत जाता है पालों से, तो वह कहता है कि वहाँ पर से गंगा नदी का जल लेकर आओ। तो वह गंगा नदी का जल लेकर आता है और इस चोल गंगम झील में डालता है, और इस झील का निर्माण भी वह सिंचाई के लिए करवाता है। साथ ही साथ गंगईकोण चोलपुरम नामक नई राजधानी बनवाता है, और इससे पहले तंजौर चोलों की राजधानी थी। इसने 1025 ईस्वी में गंगईकोण चोलेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, और यह मंदिर चोलों की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति मानी जाती है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इस मंदिर को शामिल किया गया है। इसने एक संस्कृत महाविद्यालय स्थापित करवाया, वैदिक शिक्षा जहाँ पर दी जाती थी, और इसने अरब सागर स्थित सद मानतीव आदि द्वीपों को इसने जीतने का कार्य किया था। 1035 ईस्वी में राजेंद्र चोल ने श्रीविजय एवं कटाहा के शैलेंद्र वंशीय शासक विजयतुंग बर्मन, अभी ये कटाहा कहाँ पर है और श्रीविजय साम्राज्य कहाँ था, तो ये इंडोनेशिया में, उस समय के इंडोनेशिया में ये साम्राज्य मौजूद था। अब विजयतुंग बर्मन को कदारम के युद्ध में हराता है। अब ये युद्ध में वह इनको हराता है, और साथ ही साथ जो कटाहा का क्षेत्र रहता है वह छीन लेता है। अब वो ऐसा युद्ध क्यों करता है, तो इसके पीछे कारण ये रहता है कि चोलों के जो व्यापारी जाते हैं इस क्षेत्र से समुद्र के मार्ग से दक्षिण चीन सागर होते हुए चीन जाते हैं व्यापार करने के लिए, तो ये शैलेंद्र वंशीय शासक के जो सैनिक होते हैं और इनके यहाँ के जो डाकू वगैरह होते हैं
वो क्या करते हैं, उन व्यापारियों को लूट लेते हैं, बार बार लूटते हैं। अब चोल शासक कहते हैं कि भाई कंट्रोल करो, लेकिन ये बोलते हैं कि भाई हम नहीं कर रहे हैं कंट्रोल। तो यहाँ पर चोल शासक जो राजेंद्र प्रथम रहते हैं वो इन पर आक्रमण कर देते हैं और इन क्षेत्रों को फिर कहते हैं कि भाई तुमसे नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, हम खुद कंट्रोल कर लेंगे, अब तुम्हारा राज्य भी तुम्हारा नहीं रहा। तो यहाँ पर ये कहकर ये युद्ध होता है। कादारम के युद्ध का कारण चीन के साथ हो रहे व्यापार में शैलेंद्र शासकों द्वारा डाली जा रही रुकावटों को समाप्त करना था। राजा धीराज अगला शासक बनता है, जिसे यह गवर्नर बना रहे। तो राजा धीराज अगला शासक बनता है और 1044 से 1054 ईस्वी तक ये शासन करता है। इनका ज़्यादा लंबा शासन नहीं रहता है, केवल 10 वर्ष तक ये शासन करते हैं और इन्होंने धान्य कटक एवं पुंडूर के युद्ध में कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर को हराया था। उसकी राजधानी कल्याणी में अपना राज्याभिषेक करवाया और वीर राजेंद्र की उपाधि ली और सोमेश्वर को वापस उसका राज्य सौंपकर लौटा दिया। मतलब कि इन्होंने सोमेश्वर को हराया, उसके राज दरबार में बैठे, उसके सिंहासन पर बैठकर अपना राज्याभिषेक करवाया और फिर बोला कि भाई मेरा काम हो गया ख़त्म, अब मैं चलता हूँ। तो ये उन्होंने किया ऐसा। फिर अश्वमेध यज्ञ इन्होंने करवाया और भूपेंद्र की उपाधि इन्होंने ली। फिर बाद में जो सोमेश्वर था उसको तो बुरा लगा ही होगा, क्योंकि भाई उसकी कुर्सी में बैठकर इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवा लिया और ये वापस आ गया, उसको बुरा लगा होगा। तो 1054 ईस्वी में कोप्पम के युद्ध में राजा धीराज और सोमेश्वर के बीच में युद्ध होता है, जहाँ पर राजा धीराज मारा जाता है। लेकिन इसके बावजूद युद्ध भूमि पर ही राजा धीराज का बेटा राजेंद्र सेकंड राजा बनता है, उसका वहीं पर युद्ध भूमि में ही राज्याभिषेक करवाया जाता है और फिर वह चोलों का नेतृत्व करता है, इनका राजा बनता है अगला, और फिर वह युद्ध में विजय हासिल करता है। चोल अभिलेख में राजा धीराज प्रथम को अनाई मरुजिन कहा गया है। अनाई मरुजिन का मतलब होता है हाथी की पीठ पर मृत्यु प्राप्त करने वाला, और चोलों का एकमात्र शासक यह रहा जो युद्ध भूमि पर लड़ता हुआ मारा गया। अब इनके बाद में इनका बेटा राजेंद्र सेकंड अगला राजा बनता है 1054 से 1064 ईस्वी। ये भी अपने पिता की तरह केवल 10 साल ही शासन कर पाते हैं और ये प्रकेसरी की उपाधि लेते हैं। ये थोड़ी अजीब उपाधि है तो ध्यान रखना, प्रकेसरी की उपाधि लेते हैं राजेंद्र सेकंड। और पोपम के युद्ध में विजय के बाद राजेंद्र सेकंड ने विजय स्तंभ स्थापित करवाया। इन्होंने तुंगभद्रा नदी के निकट कुडाल संगमम के युद्ध में सोमेश्वर को पराजित किया और वीर राजेंद्र अगला शासक यहाँ पर बनता है। ठीक है, अब ये बात के समय में इनकी मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर वीर राजेंद्र जो रहते हैं वो अगले शासक यहाँ पर बनते हैं। अब 1064 से 1070 ईस्वी यानी कि केवल 6 साल ये शासन करते हैं और ये राजकेसरी की उपाधि लेते हैं। अब जो वीर राजेंद्र रहता है, अब ये ललकारता है सोमेश्वर को युद्ध के लिए कि भाई आजा, दम है तो लड़ ले मेरे से। लेकिन सोमेश्वर जो रहता है वो इस समय तक बूढ़ा हो चुका होता है और वह युद्ध नहीं लड़ना चाहता, लेकिन फिर भी वह ललकार को स्वीकार करता है, क्योंकि अगर वह स्वीकार नहीं करेगा इसका मतलब वह कायर है। तो वह ललकार को स्वीकार करता है और अपनी सेना को युद्ध लड़ने के लिए भेजता है। लेकिन उसकी सेना हार जाती है बहुत बुरी तरीके से। कुडाल संगमम का युद्ध जो कि 1068 ईस्वी में होता है। अब इस युद्ध में सोमेश्वर खुद भाग नहीं ले पाया और उसकी सेना यहाँ पर हार गई। तो जो वीर राजेंद्र रहता है वह ये कहता है कि भाई साहब खुद बहुत फट्टू था, खुद तो युद्ध लड़ने नहीं आया और ऐसी डरपोक सेना भेजा जो कि टिक भी नहीं पाई, हार गई। तो यहाँ पर बहुत बुरा लगता है सोमेश्वर को और वह इस बात से दुखी होकर आत्महत्या कर लेता है। तो यहाँ पर से इनके संबंध और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। फिर अगले राजा जो बनते हैं वह बनते हैं अधिराजेंद्र। और अधिराजेंद्र जो था एक बहुत ज़्यादा क्रूर राजा था और सबसे कम कार्यकाल चोल शासकों में इसका ही था, अधिराजेंद्र का। ये कुछ महीनों के लिए ही शासन बनता है और ये बहुत ज़्यादा क्रूर शासक था। और यहाँ पर पहली बार ऐसा देखा जाता है कि जनता विद्रोह करती है और राजा का दमन कर देती है। ऐसे ही हम बंगाल क्षेत्र में देखते हैं, जहाँ पर जब हम देखते हैं कि जो पाल वंश है उनसे पहले के जो वंश होते हैं, जब वो ऐसा करते हैं, ऐसी क्रूरता करते हैं तो जनता विद्रोह कर देती है और गोपाल को फिर अगला नया राजा नियुक्त करती है और फिर वहाँ से पाल वंश की शुरुआत होती है। तो इसी तरह यहाँ पर भी क्या होता है, अधिराजेंद्र बहुत क्रूर शासक होता है तो जन विद्रोह में वह मारा जाता है।
और चोलों की यहाँ मुख्य शाखा का अंतिम राजा था। मुख्य शाखा के का मतलब क्या है? जो विजयालय जो कि संस्थापक माने जाते हैं, द्वितीय संस्थापक, अभी तक क्या हो रहा था कि उनके ही वंशज यहाँ पर शासन कर रहे थे। उनके बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे। अब लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अधिराजेंद्र का कोई बेटा नहीं होता है और इनके वंश का कोई और जीवित भी नहीं होता है। इनका भाई या इनके चाचा का बेटा ऐसा कोई जीवित नहीं रहता है। तो यहाँ पर अगला राजा किसको बनाते हैं? तो जो मंत्रीगण वगैरह होते हैं वो अगला राजा बनाते हैं कुलोतुंग फर्स्ट को। कुलोतुंग फर्स्ट जो कि 1070 से 1120 ईस्वी तक शासन करता है और इसका जो कार्यकाल रहता है वह सबसे लंबा यहाँ पर माना जाता है। अब जो रहता है ये कौन रहता है कि ये राजेंद्र प्रथम जो है ना, उनका ये नाती रहता, मतलब उनकी बेटी का बेटा। बैंगी के चालुक्य शासक राजराज और राजेंद्र प्रथम की पुत्री अभंग देवी का ये पुत्र रहता है। अब कुलोतुंग प्रथम को राजा बनाने का फ़ायदा चोल साम्राज्य को क्या मिलता है कि बैंगी एक छोटा क्षेत्र रहता है, तो अब बैंगी से तो चोल साम्राज्य को चलाया नहीं जा सकता, तो ये कहाँ आते हैं? चोलों की राजधानी में। तो इससे स्वाभाविक तौर पर जब बैंगी का राजा चोल साम्राज्य की राजधानी में आकर साम्राज्य चला रहा है, तो इसका एक फ़ायदा ये होता है कि जो वेंगी है वह पूरी तरह से चोल साम्राज्य में मिल जाता है। और जो कुलोतुंग फर्स्ट है, इनका वास्तविक नाम था, इनके नाना के नाम पर इनका नाम रखा गया था राजेंद्र। लेकिन जब ये शासक बनते हैं तो ये कुलोतुंग नाम की ये उपाधि लेते हैं और राजेंद्र प्रथम इनके नाना थे, जैसा हम देख चुके हैं। और इनके साथ चोल चालुक्य शाखा यहाँ पर प्रारंभ होती है। बैंगी के चालुक्य जो होते हैं, हमने देखा था जब हमने चालुक्य वंश पढ़ा था कि चालुक्य वंश से दो और शाखा निकलती है। वे अपने रिश्तेदारों को स्थापित करते हैं। एक तो आपको गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश देखने को मिलते हैं और दूसरे आपको बैंगी के चालुक्य देखने को मिलते हैं। जब चालुक्य कमज़ोर हो जाते हैं तो बैंगी के चालुक्य अपने स्वतंत्र राज्य की नींव रख लेते हैं। अब यहाँ पर जब इनकी राजेंद्र से लड़ाई होती है, राजेंद्र प्रथम से, तो यहाँ के जो शासक रहते हैं वो हार जाते हैं, लेकिन राजेंद्र प्रथम खुश होकर अपनी बेटी का विवाह राजराज से कर देते हैं। अब यहाँ पर राजेंद्र प्रथम की मृत्यु के बाद उनके वंश में कई सारे राजा आते हैं, लेकिन एक राजा अधिराजेंद्र जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, जनता उसके विद्रोह करती है और उसकी हत्या कर देती है और देखती है कि उसके संबंधियों में कोई नहीं बचा। तो फिर वे देखती हैं कि उनके एक राजा राजेंद्र प्रथम की बेटी का यहाँ पर बेटा बचा हुआ है, तो वे उन्हें अगला राजा नियुक्त करते हैं और 1070 से 1120 यानी कि 50 वर्षों तक ये शासन करते हैं। और इसके साथ ही चोल चालुक्य शाखा यहाँ पर प्रारंभ हो जाती है और कुलोतुंग के शासक बनने के बाद बैंगी का जो राज्य होता है वह चोल राज्य में मिला लिया जाता है। अब जो कुलोतुंग रहता है वह तिरुभुवन चक्रवर्ती की उपाधि लेता है और इसने 2 बार भूमि की पैमाइश करवाई थी। इसका जो काल रहता है वह शांति का और विकास का काल माना जाता है। इनके समय आर्थिक सुधार किए गए, अनेक कर हटाए गए और अनेक कर हटाने के चलते चोल अभिलेखों में इन्हें यानी कि कुलोतुंग को क्या कहा गया है? सुंगम तर्तिक कहा गया है। सुंगमतिक, अब जो भी आप पढ़ना चाहें इसे पढ़ सकते हैं। अनेक कर हटाने वाला इसका मतलब होता है, ये इन्हें चोल अभिलेखों में कहा गया है। इसके समय श्रीलंका के शासक गजबाहु ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी और कुलोतुंग प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण न कर, अब ये क्या करता है कि ये राजेंद्र प्रथम जो इनके नाना रहते हैं उनकी पॉलिसी जो श्रीलंका के विरुद्ध रहती है उसको पलट देते हैं। राजेंद्र प्रथम क्या करते हैं? श्रीलंका पर आक्रमण करते हैं, वहाँ के राजा को बंदी बना लेते हैं, 13 वर्षों तक वह कैद में रहता है। उसके बाद कैद में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे श्रीलंका और चोलों के संबंध और ज़्यादा खराब होते हैं। लेकिन यहाँ पर कुलोतुंग प्रथम जो रहते हैं वो इन संबंधों को ठीक करने का प्रयास करते हैं। वो क्या करते हैं? श्रीलंका के शासक गजबाहु स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं तो श्रीलंका पर ये आक्रमण नहीं करते कि भाई तू आज़ाद हो गया, मैं फिर से तुझे आक्रमण करके तुझे अपने अधीन करूँगा। यह आक्रमण नहीं करते हैं बल्कि उसे मान्यता दे देते हैं और अपनी पुत्री सुतुमल्ली का विवाह गजबाहु के पुत्र विरुप्प पेरुमल से करवा देते हैं। और इससे क्या होता है कि इनके वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं और इसी के साथ इनकी दुश्मनी यहाँ से समाप्त हो जाती है। तो इसने कलिंग के विरुद्ध 2 अभियान भेजे और उसमें उन्हें जीत मिली। इस विजय का उल्लेख कुलोतुंग के राजकवि जय गोंदाल ने अपने ग्रंथ
कलिंगतुंपर्णी में किया है, कलिंगतुंगुपर्णी में किया है। इसने 1077 ईस्वी में 72 सदस्यों का दूत मंडल चीन भेजा। व्यापारिक संबंध बेहतर करने के लिए इन्होंने ऐसा किया था। और कुलोतुंग प्रथम है उनके गहरबाल शासक गोविंद चंद्र के साथ राजनीतिक संबंध थे और इसी से प्रभावित होकर कुलोतुंग ने अपने राज्य में सूर्य पूजा प्रारंभ करवाई थी। क्या करवाई थी? अपने राज्य में सूर्य पूजा प्रारंभ करवाई। प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य रामानुज के साथ कुलोतुंग का विवाद हो गया और अंततः रामानुज को श्रीरंगपट्टनम का क्षेत्र, जो इनकी श्रीरंगम इनका जो राजधानी है, वो क्षेत्र इनको छोड़ना पड़ता है। और रामानुज श्रीरंगम छोड़ने के बाद में होयसल शासक विष्णुवर्धन के यहाँ शरण लेते हैं। आगे भी हम यहाँ पर रामानुज के बारे में पढ़ेंगे अगले शासक के बाद में। तो यहाँ पर अगले शासक बनते हैं विक्रमचोल, जो कि केवल 13 वर्षों तक यानी कि 1120 से 1133 ईस्वी तक शासन करते हैं। और ये कुछ करते तो नहीं है, लेकिन ये उपाधि लेते हैं त्याग समुद्र और अकलंक की। इन्होंने चिदम्बरम स्वामी के नटराज मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। कुलोतुंग सेकंड 1130 से 1150 ईस्वी अगले राजा बनते हैं। कुलोतुंग सेकंड जो रहते हैं ये बहुत ही ज़्यादा कट्टर शैव व्यक्ति रहते हैं और हिंदू धर्म की शाखा होने के बावजूद भी ये वैष्णव पंथ को अच्छा नहीं समझते हैं और इतने ज़्यादा कट्टर शैव रहते हैं कि यह शैव पंथ को छोड़कर सभी पंथों का कल्याण करने कल्याण का मतलब है कि उन्हें अपने राज्य से बेदखल करने का ये काम करते हैं। ओत्तुकुट्टन सेक्किलार जैसे प्रसिद्ध तमिल विद्वानों का संरक्षक था। कुलोतुंग सेकंड कट्टर शैव था, वैष्णवों से ये घृणा करता था। चिदम्बरम स्वामी मंदिर में स्थित एक छोटे से मंदिर में जो स्थापित गोविंद स्वामी या गोविंद राज की मूर्ति, जो कि भगवान विष्णु की मूर्ति है और वैष्णव संप्रदाय से जुड़ी है, इस प्रतिमा को ये कुलोतुंग सेकंड समुद्र में फेंकवा देता है। रामानुज इस मूर्ति को ढूंढते हैं और तिरुपति में स्थापित करवाते हैं। आगे चलकर मध्यकाल में जब हम देखते हैं विजयनगर शासक रामराय आते हैं तो वह इस मूर्ति को तिरुपति से अपने मूल स्थान चिदम्बरम स्वामी मंदिर में दोबारा स्थापित करवाते हैं। वहीं जहां से इस मूर्ति को निकलवाकर कुलोतुंग सेकंड ने समुद्र में फेंकवाया था। तो ये इसकी थोड़ी स्टोरी है इस प्रतिमा की, इस मंदिर की, जो चिदम्बरम स्वामी मंदिर है, गोविंद स्वामी या गोविंद राज की जो प्रतिमा है उसके बारे में ये कहानी है। देखिए, राजराज सेकंड अगले राजा बनते हैं और 1150 से 1173 ईस्वी तक ही शासन करते हैं। राजराज सेकंड तकरीबन ये 23 साल ही शासन करते हैं और इसके समय से चोल वंश का पतन प्रारंभ हो जाता है और इसके बाद चोल शासक विक्रम चोल के पुत्र राजाधिराज सेकंड शासक बनते हैं और यह एक निसंतान व्यक्ति होते हैं। इनके बाद में राजाधिराज सेकंड के बाद में 1173 से 1178 तक राजाधिराज सेकंड अगले राजा बनते हैं। फिर कुलोतुंग थर्ड 1178 से 1218 तक अगले राजा बनते हैं। तकरीबन ये 40 साल यहाँ पर शासन कर रहे हैं। प्रसिद्ध तमिल कवि कंबन इनके काल में रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर राजा से ज़्यादा महत्वपूर्ण इनके कवि है। कंबन जो रहते हैं वह तमिल रामायण यानी कि जो रामायण है वाल्मीकि वाली, उसके तमिल रूपांतरण यानी कि तमिल ट्रांसलेट करने के लिए जाने जाते हैं। संस्कृत रामायण को ये तमिल में लिखते हैं। तंजौर अभिलेख के अनुसार इसके समय पर अकाल पड़ता है और इसके बाद राजराज थर्ड राजा बनते हैं। हालांकि वह भी बहुत कम समय के लिए राजा बनते हैं। और फिर अंतिम राजा जो रहते हैं, अंतिम चोल शासक, वह रहते हैं राजेंद्र थर्ड चोल राज्य पर पांड्यों व होयसल यहाँ पर इनके समय पर आक्रमण करते हैं और ये उसमें पराजित होते हैं। और बाद में फिर चोल राज्य जो होता है वह पांड्यों व होयसलों में बढ़ जाता है और वे इनके राज्य में अधिकार कर लेते हैं। तो यहाँ पर से चोल वंश समाप्त हो जाता है। अब हम आने वाले वीडियोस में इनके प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कला, संस्कृति, धर्म वगैरह समझेंगे और जानेंगे दक्षिण भारत के सबसे बड़े चोल वंश को और अच्छे तरीके से। धन्यवाद। जय हिंद।